तो चलिए मेरे दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं और अब पढ़ते हैं फंडामेंटल पार्ट 2। आपके एसएससी के लिए मैंने फंडामेंटल पार्ट फर्स्ट ऑफ ग्रामर मैंने आपके लिए पहले से अपलोड कर दिया है मेरे दोस्तों। अब कहानी है पार्ट 2 की, यानी अब समझेंगे पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 क्या है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फंडामेंटल हमने स्टार्ट कर दिया था। दूसरा, आज इसका पार्ट 2 है, आज इसका पार्ट 2 है। तो आखिर ये कैसे काम करेगा और कैसे इसको पढ़ना है वो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वो शुरू करूं, आपके साथ मिलकर कहानी को थोड़ा और आगे समझाता हूं कि पहले हमने क्या किया था। देखिए मेरे दोस्तों, हमने यहाँ पर इंग्लिश क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज कहाँ से बनती है? साउंड से। साउंड कहाँ से आते हैं? लेटर्स से। लेटर्स हमारे पास 26 हैं, लेकिन साउंड 44 देते हैं। वाउल्स एंड कंसोनेंट में इन दोनों को बांटा जाता है। 5 वाउल्स, 21 कंसोनेंट्स। ठीक है, जब मैं लेटर को लेटर से मिलाता हूँ, यानी वाउल्स एंड कंसोनेंट को मिलाऊँ, या वाउल वाउल को मिलाऊँ, या कंसोनेंट को मिलाऊँ, या कंसोनेंट कंसोनेंट मिलाऊँ, कुछ भी मिलाता हूँ तो मुझे एक वर्ड मिलता है। लेकिन वर्ड को बनाने की शर्त क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना चाहिए वो, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए। बात समझ में आ गई? उसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए। अब बात आती है मेरे दोस्तों, आगे बताऊं तो, कि लेटर के साथ लेटर जब मिलता है तो वर्ड बनता है। और वर्ड का मतलब क्या है कि लेटर्स का एक ग्रुप जो होता है उसे हम वर्ड कहते हैं। लेटर का एक ग्रुप जो होता है उसे ही हम वर्ड कहते हैं, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग भी देता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कहा इशू, मैंने क्या कहा? इशू, तो इसका मतलब सीधा सा होगा कि अगर मैं इस स्पेलिंग को लिखता हूं ISHU तो ये बना इशू। लेकिन अगर मैं इस स्पेलिंग को चेंज कर दूं, ठीक है, इधर उधर कर दूं, तो उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको सेंटेंस बनाने के लिए, वर्ड बनाने के लिए उसको सिस्टमेटिक तरीके से जमाना होगा। अब जब हम वर्ड को पढ़ते हैं, ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों, जब आप वर्ड को पढ़ते हैं तो वर्ड एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। वर्ड मेरे दोस्तों बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसको आपको समझना होगा। मतलब क्या? वर्ड की दुनिया बहुत बड़ी है। वर्ड की दुनिया बहुत बड़ी है, जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 8 होते हैं मेरे दोस्तों। कितने बोले मैंने? 8 होते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। कौन कौन से होते हैं? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 मैंने आपको समझाया और मैंने ये भी बताया कि इनका काम क्या है। देखो, नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग या एंडिंग करते हैं, जबकि मैं अगर, और नाउन प्रोनाउन ये करते हैं, लेकिन हमें पता है नाउन मतलब नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज का कोई नाम, किसी भी स्थान का कोई नाम, किसी भी फीलिंग का कोई नाम। और इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 7 प्रोनाउन है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। इसमें नेम नहीं आता क्योंकि नेम तो खुद नाउन होता है। फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव करता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि राम काला है कि गोरा है, छोटा है कि मोटा है, इंटेलिजेंट है या डल है, ऐसा। फिर वर्ब। ये वर्ब का काम सिर्फ ये होता है कि नाउन और प्रोनाउन या तो क्या हैं, या इन्होंने क्या किया, या इनके पास में क्या है। यानी कि एक्शन, स्टेट और पोजेशन, 3 काम ये करते हैं। अब मैं आगे चलूं मेरे दोस्तों, तो एडवर्ब क्या होती है मेरे दोस्तों? सीधा सीधी बात है कि जब वर्ब होती है तभी एडवर्ब होती है। ये क्या करती है? किसी वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करती है एडवर्ब। मेरी बात समझ में आ रही? किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करती है एडवर्ब। प्रेपोजिशन, इन, ऑन, अप, इनटू, रिलेट करने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें प्रेपोजिशन बोलते हैं। कंजंक्शन का काम होता है जो चीजों को जोड़ना, और इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स। मैंने क्या बोला? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स। मेरी बात समझ में आई क्या? है ना, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स, है ना, ये जो बताता है उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, कंफर्म है? अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये इतना समझना जरूरी है दोस्तों। इसके बाद ही मैं पार्ट 2 शुरू, हम उसी समय शुरू कर पाएंगे जब आपको ये समझ में आया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर वंस। इतना समझ में आने के बाद अब कहानी को समझिए। अब हम चलते हैं यहां से आगे। क्या है आगे की कहानी वो समझिए। आगे की कहानी वो समझिए, है ना, आगे की कहानी वो समझिए। चार्ज लगा देना। चलिए, अब यहां देखो बेटा, पार्ट 2 शुरू करते हैं और कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहां से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। हमने लेटर से लेटर मिलाया तो क्या बना? आप कहोगे सर वर्ड बना। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेटर से लेटर मिलाया, क्या बना? वर्ड बना। बात समझ में आई? WORD, वर्ड बना। क्लियर है मेरे दोस्तों? कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है, हाँ क्लियर है, बात समझ में आ जाएगी। हमने लेटर से लेटर मिलाया तो वर्ड बना,
अब इसके बाद का प्रोसेस हमें पता है कि जब हम वर्ड से आगे बढ़े तो वर्ड में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला। बात समझ में आ गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं वर्ड के साथ वर्ड मिला दूं तो क्या बनेगा? तो मेरे दोस्तों उस चीज को हम मेरे दोस्तों कहेंगे फ्रेजेस। मैंने क्या बोला? फ्रेजेस। ढंग से सुनना, ये नहीं दिखाई देगा। फ्रेजेस उसे कहते हैं फ्रेज। अब तुम मुझसे पूछोगे ये क्या बला होती है, फ्रेज क्या होता है सर? वर्ड के साथ वर्ड मिला देते हैं तो क्या बनती है? फ्रेज बनती है। भाई फ्रेज क्या होता है तो वो सुनो। फ्रेज का सिंपल सा मतलब होता है मेरे दोस्तों, फ्रेज का सिंपल मतलब ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो इस बार ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्यों है? क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो वर्ड बनाता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स ABCD से लगाकर Z तक के अगर अक्षरों को आप एक साथ रख देते हो तो वो क्या बनता है? वो तो वर्ड बनता है। लेकिन वर्ड के साथ वर्ड रख दिया जाए तो फिर क्या होगा? ये समझना है, ठीक है? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर याद रखिएगा सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड से काम नहीं चलेगा। और यहां लिखा हुआ है विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या बोला मैंने? विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या मतलब सर? कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा इसका? हाँ बेटा, इसका कि क्या कर रहा हूं, कंप्लीट मीनिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, बात समझिएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसका कंप्लीट मीनिंग ना निकलता हो उसी को ही हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब बात आती है कि फ्रेज क्या होता है सर? तो सुनो, फ्रेज क्या होता है सर, ये सुनो। देखो फ्रेज की जब हम बात करते हैं तो फ्रेज का सिंपल सा मतलब निकलता है। जैसे देखो वर्ड का अपना मतलब होता है तो फ्रेज का अपना मतलब होता है। फ्रेज की सबसे पहली डिटेल ये है कि फ्रेज में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, जो कि है हमारे पास। पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखने से कुछ नहीं होगा, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का पूरा मतलब भी निकलना चाहिए। पहले ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और फिर इसके बाद ये अपना मतलब अधूरा दे, पूरा मतलब ना दे। ये पूरा मतलब नहीं देना चाहिए। मतलब सर ये क्या बात हुई? तो सुनो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक जाम्पल ले लेते हैं भाई, एक जामपड़ ले लेते हैं। आओ जामपड़ लेते हैं। पहला जामपड़ क्या है वो देखो। पहला जामपड़ है, मैंने कहा मदर एंड फादर। मुझे सोच के बताओ, मैंने उसके पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया। मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि क्या ये एक शब्दों का जोड़ा है। मदर एक शब्द है, फादर एक शब्द है, एंड एक शब्द है। अब देखो एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द मिलकर एक फ्रेज बनाता है, लेकिन इसका क्या पूरा मतलब निकलता है? तुम कहोगे मैं समझा नहीं सर। अरे भाई क्या इससे सेंटेंस से मतलब समझ में आया क्या? ये कोई सेंटेंस है क्या? मम्मी और पापा। अब तुम बोलोगे मम्मी और पापा क्या? मम्मी और पापा क्या? मैंने कहा एक काले कलर का कंप्यूटर। मैंने क्या बोला? अ ब्लैक कंप्यूटर। क्या बोला बेटा मैंने? अ ब्लैक कंप्यूटर। तो तुम क्या समझे इस अ ब्लैक कंप्यूटर से? क्या समझ में आएगा? ब्लैक एक वर्ड है, कंप्यूटर एक वर्ड है, लेकिन अ ब्लैक कंप्यूटर मीन्स व्हाट? अ ब्लैक कंप्यूटर इज गुड, अ ब्लैक कंप्यूटर लुक्स ब्यूटिफुल, अ ब्लैक कंप्यूटर इज एक्सपेंसिव, अ ब्लैक कंप्यूटर इज ब्यूटिफुल। कुछ तो हो, उसका मतलब तो निकले ना। लिखा हुआ ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मैं इन्हीं सेंटेंस को वापस लिखता हूं, ढंग से सुनना, और तुम बताना मतलब किसका निकल रहा है। मैं अगर ये बोलूं तो मदर एंड फादर आर अवर गॉड। बोलो हाँ या ना। अब इसका मतलब निकला, मम्मी और पापा हमारे भगवान होते हैं। बिल्कुल सही है। वहीं पर मैं ये बोलूं तो अ ब्लैक कंप्यूटर लुक्स ऑफिशियल। ठीक है, मैंने क्या बोला? अ ब्लैक कंप्यूटर लुक्स ऑफिशियल। अब यहां देखो,
इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि हाँ इनके पूरे पूरे मतलब निकल रहे हैं। मैंने क्या बोला, ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। लेकिन जब आप, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन अब आप इनको देखते हो, व्हेन यू लुक एट दीज थिंग्स, ये अपना इनकम्प्लीट मतलब दे रहे हैं। अरे बोलो हाँ या ना, है ना। मैंने क्या बोला, ये अपना इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि नहीं, हाँ ये अपना इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं। बात ठीक है बेटा, हाँ ये अपना इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं, ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आ गई, यानी ये इनकम्प्लीट सेंस देने वाले हैं। तो जब कंप्लीट सेंस ना निकले तो वो होगा फ्रेज। ठीक है, जैसे मैंने कहा मम्मी और पापा, एक काला कंप्यूटर, उड़ती हुई जुल्फें, हाँ खुली हुई जुल्फें, ठीक है, गिरा हुआ कैमरा। मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या, गिरा हुआ कैमरा, क्या गिरा हुआ कैमरा टूट गया है, तो अब पूरा मतलब भी निकला। तो कहने का मतलब होता है, फ्रेज का मतलब होता है सिर्फ W प्लस W प्लस W, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन जैसे ही मतलब निकलने लग गया तो वो बेटा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ये बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है इतना आसानी से, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। मैं वापस समझा देता हूँ, चिंता मत करो, मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख लिए। मैंने कहा, सपोज करो, मैंने कहा ओपन्ड विंडो, इसका मतलब है खुला हुआ दरवाजा। लेकिन खुला हुआ दरवाजे का मतलब क्या, खुला हुआ दरवाजा है यानी दरवाजा खुला हुआ है, तो बात समझ में आती। मैंने कहा खुला हुआ दरवाजा, इससे तो कोई मतलब समझ में नहीं आया, बात ही समझ में नहीं आई। फिर मैंने आपसे लिखा, मैंने कहा वाइट एलिफेंट, ठीक है, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि वाइट मतलब सफेद होता है, एलिफेंट मतलब हाथी होता है, लेकिन इसका पूरा मतलब थोड़ी निकल रहा है। वाइट एलिफेंट आया है तो समझ में आता है कि एक सेंटेंस है, तो सिर्फ वर्ड्स का जोड़ा हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि उसमें दो ही वर्ड होंगे, नहीं। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट एंड डॉग्स। इससे क्या समझ में आया, इससे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। सफेद कलर का एलिफेंट और कुत्ते, पर बात पूरी थोड़ी हुई है। तो जब शब्दों के सिर्फ जोड़ों को साथ साथ में लिख दिया जाए और उनमें उनका सब्जेक्ट ना हो, उनमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो मेरे दोस्तों वो क्या होती है, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। बात समझ में आ जाएंगी, बात ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता कि वाइट एलिफेंट एंड डॉग्स have arrived, अगर मैं ये कहूं कि सफेद एलिफेंट और डॉग जो है वो आए हैं, तो चलो समझ में भी आता, चलो बात ठीक समझ में आई। लेकिन अब यहां पर देखो ना, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ना ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सेंटेंस में फुल स्टॉप कैसे लगाओगे, तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो वो सेंटेंस भी नहीं होगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये यहां तक होती है फ्रेज। फ्रेज समझ में आ गई बेटा। फ्रेज का मतलब होता है एक शब्दों का एक ऐसा हिस्सा, ठीक है, मैंने क्या बोला, शब्दों का एक ऐसा हिस्सा, ठीक है, या जोड़ा जो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों, आगे चलता हूं। ठीक है, अभी तक मैंने जो जर्नी पढ़ाई वो वापस सुन लो। मैंने आपको पढ़ाया है कि लेटर के साथ लेटर जब मिलता है तो वर्ड बनता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है क्या। या फिर एक बार काम करता हूं, मैं अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया वो बताता हूं कि हमारे पास अगर हम बात करें तो लेटर है हमारे पास 26, लेकिन इन 26 लेटर को जब मैं जोड़ता हूँ यानी L प्लस L करता हूँ तो मेरे पास वर्ड आता है। जब मैं वर्ड की बात करता हूँ यानी वर्ड के साथ वर्ड को यानी कि W के साथ W जोड़ता हूँ, अच्छे से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा W के साथ जब मैं W जोड़ता हूँ यानी कि वर्ड के साथ में वर्ड जोड़ता हूँ तो मेरे दोस्तों आता है फ्रेज। मैंने क्या बोला, फ्रेज, ठीक है, बात समझ में आई। अब फ्रेज से आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, कंफर्म है, कोई तकलीफ नहीं है। अब फ्रेज से आगे बढ़ते हैं। फ्रेज से आगे क्या होता है, फ्रेज से आगे क्या होता है, यहां तक तो आपने पढ़ लिया है मेरे दोस्तों, यहां से आगे तो आपने, यहां तक तो आपने पढ़ लिया है। अब इसके आगे क्या होता है वो समझते हैं। देखो, अब इससे आगे क्या होता है वो समझते हैं और वो देखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया आपको। चलो अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। देखो, अब जब मैंने, ढंग से सुनना मेरी बात को,
ढंग से, बहुत अच्छे से सुनना। अब क्या करते हैं कि जब मैंने वर्ड के साथ वर्ड जोड़ा तो मुझे फ्रेज मिला, और फ्रेज का मतलब भी आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल ठीक। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी अच्छे से बात सुननी है। फ्रेज, ठीक है, फ्रेज का मतलब समझिएगा। फ्रेज, W प्लस W इज इक्वल टू फ्रेज। अब फ्रेज क्या होती है तो सुनो, फ्रेज क्या होती है वो सुनो। फ्रेज का मतलब क्या फ्रेज का मतलब समझा दिया मैंने आपको, फ्रेज का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। अब सुनो मेरे दोस्तों, इसके आगे, अब इसके आगे जब आप L प्लस W प्लस P जोड़ते हो, यानी LWP जोड़ते हो, LWP लगाते हो, तो मेरे दोस्तों LWP मतलब समझते हो ना, लेटर के साथ वर्ड और वर्ड के साथ फ्रेज, जब ये तीनों साथ में लगते हैं तब आता है मेरे दोस्तों सेंटेंस। आय हाय हाय, पहुंच गए हम अंततः हम वहां पहुंच गए हैं जिसकी हमें जरूरत थी। हम पहुंच गए हैं सेंटेंस तक। कहां पहुंच गए बेटा? सेंटेंस। तुमने कहा बस सर इंग्लिश ऐसे ही बनती है। मैंने कहा रुक जाओ बेटा, अंग्रेजी को तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। उसने कहा तुम ज्ञानी पुरुष हो, पर रुक जाओ। सेंटेंस क्या होता है मेरे दोस्तों, अच्छे से सुनना। सेंटेंस की जब बात करते हैं तो सेंटेंस होता क्या है वो सुनो। सेंटेंस का सिंपल सा मतलब निकलता है मेरे दोस्तों, सेंटेंस का सिंपल सा मतलब निकलता है मेरे दोस्तों। सेंटेंस में करना क्या होता है वो सुनिएगा अच्छे से। सेंटेंस का सिंपल सा मतलब ये निकलता है ढंग से सुनो। सिंपल सा मतलब निकलता है कि अ ग्रुप ऑफ LWP। अब तुम मुझे बताओ LWP क्या होता है? हाँ, अरे LWP अमिताभ बच्चन जी लेकर आते हैं वो नहीं कि लगाओ बेजोड़ दम का जोड़ है LW का घोल, वो भी अपनी छत में ताकि छत ना टपके। मेरे दोस्तों ये भी तुम्हारी छत है, अंग्रेजी तुम्हारी ना टपके, इसके लिए LWP मतलब लेटर, वर्ड और फ्रेज को एक ग्रुप में लिखना है। पर क्या ग्रुप में लिखने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके साथ आपको याद रखना है, इन्हें क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंजमेंट, मैंने क्या बोला बेटा? अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट करनी है इसकी। समझ में आ जाएगी? मैंने क्या बोला? अरेंजमेंट करनी है इसकी। अरेंजमेंट कर देंगे सर, अरेंजमेंट में क्या तकलीफ है ना? अरेंजमेंट कर देंगे सर, अरेंजमेंट में कोई तकलीफ नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अरेंजमेंट में कोई तकलीफ नहीं है। अरेंजमेंट, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ LWP प्लस अरेंजमेंट ऑफ LWP, यानी कि सिर्फ ग्रुप नहीं बनाना है LWP का आपको अरेंजमेंट भी करना है, और इसी के साथ ग्रुप ऑफ LWP, फिर अरेंजमेंट ऑफ LWP, और उसके साथ क्या आना चाहिए? विद कंप्लीट मीनिंग। वापस सुनना मैंने क्या कहा, विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग। ढंग से सुनना मेरे दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अच्छे से समझोगे तो ही समझ में आएगा, अच्छे से समझोगे तो ही समझ में आएगा। इंग्लिश कह रही है कि सबसे पहले एक ग्रुप बनाओ LWP का। क्या बोल रही है? कि आप पहले एक ग्रुप बनाओ LWP का, उस ग्रुप को अरेंज करो, LWP को अरेंज करो, ऐसे अरेंज करो कि वो अपना कंप्लीट मीनिंग दे। मैंने क्या बोला? वो अपना कंप्लीट मीनिंग दे। तो जब ये कंप्लीट मीनिंग देगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब तुम कहोगे ओके सर कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। अरे अभी नहीं होगा मेरे लाल, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अंग्रेजी कहती है रुक जा, ढब जा, मुझे पता है तू बड़ा ज्ञानी आदमी है ना। अंग्रेजी कहती है रुक जा बेटा, एक काम कर, मैं कहूँ वैसे कर, तू मुझे पता है गलती करेगा। तो कहते हाँ बताओ सर। तो कहती है फॉलो कर ट्रैक्टर। क्या फॉलो कर? ट्रैक्टर। अरे ट्रैक्टर नहीं, स्ट्रक्चर। क्या फॉलो करो? स्ट्रक्चर। आपको क्या करना होगा दोस्तों? स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अब तुम कहोगे ये कौन सी नई बला है भाई, स्ट्रक्चर कहां से आ गया? मेरे दोस्तों स्ट्रक्चर जो होता है वो इंग्लिश का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने ये जो शर्ट पहन रखा है, ये इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, यानी मेरा शरीर जो है इसका स्ट्रक्चर है। ये कैमरा जो लगा हुआ है इसका अपना एक स्ट्रक्चर है। ये बोर्ड जो है इसका अपना एक स्ट्रक्चर है। इस माइक का अपना एक स्ट्रक्चर है। दूसरा माइक बनेगा तो इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। दूसरा कैमरा इस कंपनी का बनेगा तो इसी स्ट्रक्चर में बनेगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो तुम? ये स्ट्रक्चर्स हैं। बात समझ में आई? तो किसी भी बच्चे को अगर अंग्रेजी का सेंटेंस सही करना है तो मेरे दोस्तों, यानी सेंटेंस बनाना है, तो मेरे लाल उसके लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, और वो स्ट्रक्चर आपके पास है। जैसे कि सबसे पहले अंग्रेजी का सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट लगाना होता है। बहुत बढ़िया। अगर उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़े तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको उसमें
मेन वर्ब लगानी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद A3 लगाना है। A3 क्या होता है वो मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है। A3 मैं आपको समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद लगाना है A3। अब A3 क्या होता है मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। और उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट। इसके बाद भी सेंटेंस कभी खत्म नहीं होता मेरे दोस्तों, इसके बाद भी सेंटेंस चलता जाता है, ठीक है। आपको जितना बड़ा करना है सेंटेंस को उतना बड़ा कर सकता है। तो ये तुम्हारा सेंटेंस है, ये तुम्हारा प्रॉपर सेंटेंस है, ये तुम्हारा प्रॉपर सेंटेंस है। अगर आप इस प्रॉपर सेंटेंस को कंप्लीट कर जाते हो तो आपका काम चल जाएगा। आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर जाते हो तो आपका काम चल जाएगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मैं फिर से बोल देता हूं, नहीं तो काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस A3 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है वो सुनो। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और कनेक्टिव फील हो जाए, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी हमने जब अरेंजमेंट करी, उसी अरेंजमेंट को अगर ढंग से ना किया जाए तो ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक निकल कर आता है जो टॉपिक है ही नहीं ग्रामर का, लेकिन तुम्हारे कोर्स में है। अगर इस अरेंजमेंट में कोई समस्या आती है तो मेरे दोस्तों उसे कहते हैं सिंटैक्स एरर बोलते हो ना तुम, एरर डिटेक्शन तुम्हारे कोर्स में है एसएससी वालों। एसएससी छोड़ो, बैंक के भी ये क्या कहते हैं कोर्स में आता है, पटवार के कोर्स में आता है ना, एसआई के कोर्स में आता है। इंग्लिश जहां जहां आती है वहां एरर नाम का टॉपिक जरूर होता है ना। लेकिन सही बताऊं तो एरर नाम का कोई टॉपिक होता ही नहीं है। एरर तो वो होता है कि जब हम अंग्रेजी पढ़ते जाते हैं लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियां करते जाते हैं। उन्हीं गलतियों को पूरी अंग्रेजी में छान के एक जगह पटक दिया गया है, उसी का नाम है एरर, ठीक है, जिसे एरर डिटेक्शन बोलते हैं। आपके पास एक टॉपिक होगा सिंटैक्स। मैंने क्या बोला बेटा, सिंटैक्स, ठीक है। ये सिंटैक्स नाम का जो टॉपिक है ना, ये तुम्हारे कोर्स में आता है। और तुम्हें बताते हुए बड़ी अच्छा लगता है कि सिंटैक्स नाम का कोई टॉपिक होता ही नहीं है। सिंटैक्स नाम का कोई टॉपिक होता ही नहीं है। बस ये होता है कि सिंटैक्स वही पूरी अंग्रेजी में से ढूंढ ढांड के पूरा का पूरा एक टॉपिक बना दिया जाता है, जो हम अक्सर गलतियां करते हैं। यूजुअली जब आप छोटे छोटे एरर छोड़ देते हो, कोई भी टॉपिक चला रहे हो, जैसे आप टेंस पढ़ रहे हो, मॉडल पढ़ रहे हो, नरेशन पढ़ रहे हो, पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, तो उनमें क्या होता है यूजुअली ये टॉपिक रह जाता है, अब मेरे दोस्तों आइए समझाता हूं कि आखिर ये स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला इंडिया हैज मेड अ very strong आर्मल फोर्स। समझना ढंग से क्या लिखा हुआ वो देखो, इंडिया हैज मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मल फोर्स। बात समझ में आ गई। भारत जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मल फोर्स बना चुका है। मैंने क्या बोला, एक बहुत भारी भरकम आर्मल फोर्स बना चुका है। अब मेरी अच्छे से बात सुनना मेरे दोस्तों, ढंग से सुनने की कोशिश करना। देखो, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, बोलो हाँ या ना। हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, बोलो हाँ के ना। मेड मेन वर्ब हो गई बेटा, बिल्कुल ठीक। अब ये जो लिखा हुआ ना 1, 2 और 3, ये मेरे दोस्तों तुम्हारा A3 है। तुम बोलोगे A3 बताओ क्या होता है। A बराबर आर्टिकल होता है। मैंने क्या बोला बेटा, आर्टिकल्स। बात समझ में आई। आप सबको पता है आर्टिकल्स हमारे पास 3 होते हैं, A, N और द। बात समझ में आ गई। इनमें से कोई एक वर्ड मैंने यूज कर लिया आवश्यकता के अकॉर्डिंग। फिर आता है एडवर्ब। एडजेक्टिव जो होता है, जैसे मैंने बोला आर्मल फोर्स कैसी है बेटा, तुमने कहा स्ट्रांग है, इसका मतलब ये इसकी विशेषता हुई। अब इतनी बात याद रखना कि जो एडजेक्टिव के ठीक आगे लिखा हो, और मैंने कहा कितना स्ट्रांग है, तुमने कहा वेरी स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग की विशेषता बताने वाला मेरे दोस्तों एडवर्ब होगा, ठीक है। और इन दोनों, ये आर्टिकल्स हैं, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और पीछे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा, काम चल जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया मेरे दोस्तों, क्लियर है, बात समझ में आई। ये पूरा का पूरा फंडामेंटल है। लेकिन अभी मुझे आपको ये सब समझाना पड़ेगा, ये क्या है, इनकी बात समझानी पड़ेगी। अब मेरे दोस्तों इतना अगर आपको समझ में आ गया है, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं या आपको देखकर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं देखता हूं कि 200, 300 या 150 जो भी व्यूज़ आए हैं, उन व्यूज़ में अगर मुझे उतने के उतने कमेंट मिल जाएं, उतने के उतने कमेंट्स मिल जाएं, तो मेरा हौसला अफजाई हो जाएगा मेरे दोस्तों।
ठीक है, मेरा हौसला अफजाई हो जाएगा, मैं सोचूंगा कि हाँ इन बच्चों के लिए मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ इन्हें समझ में आता है। अब आप क्या करते हो, आप पूरा लेक्चर देख लेते हो और उसके बाद उस लेक्चर में मुझे जो समझ में आता है कि आपने 4 कमेंट मुझे उसमें दिख रहे हैं, 10 कमेंट उसमें मुझे दिख रहे हैं, लेकिन जब आप देख रहे हैं तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका बनता है कि सबसे पहले तो आप उस लेक्चर को लाइक कर दो, उसके अंदर कमेंट छोड़ दो, है ना, उसके अंदर कमेंट छोड़ दो, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स होते ही हम सभी लोग जो हैं लाइव क्लास आपके लिए कंडक्ट करेंगे मेरे दोस्तों, लाइव क्लास कंडक्ट करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए कमेंट छोड़ोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? अब दोस्तों क्योंकि आज के लेक्चर को लगभग हमने समझ लिया है, तो अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले हमारे सेंटेंस में हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें चाहिए होता है मेन वर्ब, उसके बाद हमें चाहिए होता है A3। अब ये A3 क्या होता है, मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ। ये A3 के अंतर्गत आता है, इसे हम बोलते हैं आर्टिकल्स। पहला ए जो होता है ना उसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं, बात समझ में आ जाएगी बेटा, आर्टिकल्स। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों एडवर्ब, मैंने क्या बोला, एडवर्ब। उसके बाद मैंने क्या कहा बेटा, आता है एडजेक्टिव, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या आता है, एडजेक्टिव। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों तो आता है ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको, क्लियर है क्या? ठीक है, इसके बाद भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझो, ये जो 1 2 और 3, देखो मैं पहले इसके नीचे नंबर लगा देता हूँ, ये A1 है, ठीक है, ये A2 है, बात समझ में आ जाएगी, ये A3 है, ठीक है बेटा, ये तीनों ही हिस्से A के हैं, A1 A2 A3, है ना, बात समझ में आ जाएगी। अब मैं इनको समझाऊंगा, चिंता मत करो, डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या क्या होता है। दोस्तों आप सबको पता है कि ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप सबको पता है क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है, ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। पहला, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डूअर का मतलब होता है वो इंसान जो काम करता है, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, या तो डूअर होगा, है ना, या तो क्या होगा, डूअर होगा, किसी काम को करने वाला, वो सब्जेक्ट होता है। और या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, जिसकी बात हो, जिसकी बात हो, ठीक है, जिसकी बात हो। इन दो चीजों को हमें समझना होगा, इन दो चीजों को हमें समझना होगा। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं होता है, आप सबको पता है हेल्पिंग वर्ब जो इज आर एम वॉज वर डू डज होती है वही होती है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको नहीं समझेंगे। अब आ जाओ मेन वर्ब में। मेरे दोस्तों मेन वर्ब का ढंग से ध्यान रखना, हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर ही वर्ब बनते हैं, यानी ये दोनों पार्ट जो है ना ये वर्ब के पार्ट हैं। ढंग से सुनना, मैंने क्या बोला वो सुनना, ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, वर्ब के हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है, मेरी बात सुनना ढंग से। जब मैं वर्ब को समझता हूं मेरे दोस्तों, तो वर्ब में से दो चीजें निकलती हैं, वर्ब में से दो चीजें निकलती हैं, एक निकलती है हेल्पिंग वर्ब, एक निकलती है मेन वर्ब, बात समझ में आ जाएगी। एक निकलती है हेल्पिंग वर्ब, एक निकलती है मेन वर्ब। जब मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब की, जब मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब की, अच्छे से समझने की कोशिश करो। जब मैं बात करता हूँ हेल्पिंग वर्ब की, तो मेरे बेटे हेल्पिंग वर्ब का सीधा सीधा मतलब होता है कि डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं मेरे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आई, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है मेरे दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं मेन वर्ब की बात करता हूं, तो मेन वर्ब का मतलब होता है खाना पीना, हंसना रोना, देखना दिखाना। जैसे कि कोई भी वर्ब होती है, कोई भी वर्ब होती है, जिस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जिसमें आती हो उसे ही मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें 6 फॉर्म भी होती है, और तुम कहोगे 6 फॉर्म थोड़ी होती है सर। 6 फॉर्म एक्चुअली बोलना ठीक नहीं है, कुछ ग्रामरियन का मानना है कि 6 फॉर्म बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हाँ 6 फॉर्म बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसी फॉर्म को हम लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लास्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब।
कोई भी क्रिया का जो फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, ठीक है, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, वो अब तुम कहोगे सर कोई एग्जांपल दे दो, मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे कि आपने लिखा यहाँ पर ईट, छोटा सा लिख देते हैं, फिर इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा तो आप सबको पता है एट होता है, फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है आप सबको पता है, इसका ईटन होता है, बोलो हाँ या ना। इसका फोर्थ फॉर्म क्या होता है तो तुम कहोगे ईटिंग होता है, बिल्कुल ठीक। इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होता है तो इसका फिफ्थ फॉर्म होता है ईट्स। अब तुम कहोगे इसका सिक्स फॉर्म बताओ, इसका सिक्स फॉर्म नहीं होता है बेटा, इसका सिक्स फॉर्म नहीं होता है, यानी सिक्स फॉर्म और लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हर एक क्रिया का नहीं होता है। लेकिन अब यहां देखो, इस वर्ड को देखो, फर्स्ट फॉर्म सिंक, डूबना, सबको पता है, सिंक हमारे बर्तन धोने वाला सिंक जो हमारे घर में लगा हुआ है। दूसरी फॉर्म है सेंक, तीसरी फॉर्म है संक, चौथी फॉर्म है सिंकिंग, क्या बोला बेटा, सिंकिंग। पांचवी फॉर्म है सिंक्स, क्या बोला मैंने, सिंक्स, ठीक है। और एक फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं संकन, धसा हुआ। याद रखना मेरे दोस्तों, हर एक फॉर्म के पास उसकी छठवीं फॉर्म नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ वर्ब होती है जिनके पास उनकी छठवीं फॉर्म होती है, जिसे हम लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। ये फॉर्म यूजुअली एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। समझ में आई बबुआ के नहीं आई, पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वो एडजेक्टिव के फॉर्म पर काम करती है, यानी कि हम विशेषता के तौर पर उसका काम में लेते हैं। एग्जाम्पल दो सर, देखो मैं बोलता हूं वी फाउंड अ ब्लैंक शिप, ठीक है, और मैं इस ब्लैंक की जगह पर लिखता हूं वी फाउंड अ संकन, क्या बोला मैंने, संकन शिप, यानी हमने एक धसा हुआ, डूबा हुआ शिप पाया, हमें डूबा हुआ एक शिप मिला। बात समझ में आई नहीं आई? तो शंकन जो है वो धसा हुआ उसका मतलब होता है। मेरी बात समझ में आ जाएगी? धसा हुआ जो होता है उसी का मतलब होता है संकन। बात ठीक है बेटा, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये सिक्स्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसे हम लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहेंगे। ये मैंने आपको समझाया, ढंग से समझना। अब एक बात यहां बहुत गजब की है, वो बहुत जनों को कंफ्यूज करती है, वो समझना। अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दी हुई हो, अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दी हुई हो, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। नोट लगाओ और लिखो, नोट लगाओ और लिखो, नोट क्या कहता है वो सुनो, नोट क्या कहता है वो सुनो अच्छे से, ठीक है, नोट क्या कहता है वो सुनो अच्छे से, और वो बात क्या है वो भी समझो। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? when helping verb, sorry, when main verb is not given, जब हेल्पिंग मेन वर्ब ना दी हुई हो, हेल्पिंग वर्ब वर्क्स एज अ मेन वर्ब, ठीक है, बात समझ में आ जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दी हुई हो, तो आपकी मेन वर्ब ना दी हुई हो, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है, याद रखना। एग्जाम्पल दो सर, मैंने एक बोला, सपोज करो मैंने कहा शी इज ब्यूटिफुल। अब मुझे बताओ यहां पर कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दे रखी है? नहीं दे रखी है। इसका मतलब दोस्तों आपकी जो ये इज लिखा हुआ शब्द है ना, यही तुम्हारी मेन वर्ब है। हालांकि ये है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यही तुम्हारे मेन वर्ब के तौर पर काम करेगी। बात समझ में आ गई? इसी को ही मेन वर्ब कहेंगे। बात ठीक है? वर्ब तब कंप्लीट हुआ, ध्यान रखना। अब आता है आर्टिकल्स। आप सबको पता है आर्टिकल में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा। आर्टिकल का सिंपल मतलब होता है किसी भी नाउन के पहले, या मैं कहूँ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले, ठीक है, जब हम ए, एन और द लगाते हैं उसी को ही हम आर्टिकल कहते हैं। ये पड़ा आर्टिकल्स। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। एडवर्ब एक्चुअली एडजेक्टिव की विशेषता बताती है। एडवर्ब जो होता है वो यूजुअली क्या करता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। हालांकि इसका काम अलग है। इसका काम क्या है? ये क्या करता है, जब सेंटेंस में ये व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ का जवाब देता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। उसी को ही हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। हालांकि पर ये ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन है एडजेक्टिव की विशेषता बताना। और फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो एडजेक्टिव क्या होता है? आप सबको पता है, जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं।
जैसे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, जैसे मान लो मैंने लिखा ऑब्जेक्ट में बॉय लिख दिया, मान लो कार लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो अब मैं बॉय और कार की विशेषता बताने के लिए कोई शब्द लिखूंगा ना, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा टॉल, तो लड़का कैसा है, टॉल है। मैंने लिखा एक्सपेंसिव, तो कार कैसी है, एक्सपेंसिव है। यानी कि वो विशेषता बताना, इस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताना, बॉय लंबा है, कार एक्सपेंसिव है, ये इसकी विशेषताओं वाले शब्द हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? यहां तक कहानी मुझे लगता है पूरी कंप्लीट है आपकी। आज मैं आपके सामने बस आपको कुछ कुछ सेंटेंस देके जा रहा हूं। उस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस में लिखे हुए इन सारे एलिमेंट्स को ढूंढना है। बात समझ में आ जाएगी? ढूंढ लोगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सामान्य सेंटेंस लिखा, ढंग से सुनना। मैंने कहा कल्पना, कल्पना, कल्पना selected the captain। बात समझ में आई? कल्पना selected the captain। नेक्स्ट लिखा she found a magazine। ठीक है, she found a magazine, उसे एक मैगजीन मिली। फिर मैं कहता हूं विनय bought a कार। फिर हमने लिखा they made a very crucial plan। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान बनाया। फिर मैंने कहा कुणाल will make a new project। ठीक है। फिर मैंने आपके सामने कहा रोहित should work harder। ठीक है। फिर मैंने आपके सामने लिखा पांडवास won the battle। ठीक है, पांडवास won the battle। फिर आपके लिए मैंने लिखा विनीता has completed the task। The manager talked to me। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। द प्रिंसिपल punished her। डन। आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ एक काम करना है और वो सिंपल सा काम मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपल सा काम करना है और वो काम सिंपल सा ये है मेरे दोस्तों कि आपको इन सभी सेंटेंस में जहां सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके नीचे सब्जेक्ट लगाना है, यानी अंडरलाइन करना है। जहां हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है वहां हेल्पिंग वर्ब लिखना है। जहां मेन वर्ब लिखा हुआ है वहां मेन वर्ब लिखना है। जहां आर्टिकल लिखा हुआ है, जहां एडवर्ब लिखा हुआ है, जहां एडजेक्टिव लिखा हुआ है और जहां ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये आपको ढूंढना है। और बाकी कुछ और हो तो भी उसके नीचे अंडरलाइन करना है। डन। मैं इसी कहानी को कल और आगे बढ़ाऊंगा आपके लिए, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस काम को जरूर करिएगा। ये काम अगर आपने कर लिया तो मान के चलना मेरे दोस्तों, आपको जबरदस्त तरीके से इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप मस्त रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको अंडरलाइन करके वो लिखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं, कोई बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। ये लेता हूं, दे मेड अ वेरी क्रूशियल प्लान। तो दे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। मेड क्या है, मेन वर्ब है। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ए क्या है, आर्टिकल है। वेरी क्या है,
पहले देखो क्रूशियल क्या है, प्लान लिखा हुआ है, प्लान ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने कहा प्लान कैसा है, तुमने कहा क्रूशियल है, इसका मतलब प्लान की विशेषता क्रूशियल हो गई, और क्रूशियल की विशेषता कितना क्रूशियल है, वेरी है, इसका मतलब ये इसका एडवर्ब है। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से आपको ये सब ढूंढना है, और एक बार अगर आप ऐसा कर गए तो अगले लेवल पर अब आपको नाउन ढूंढने में बहुत आसानी होगी। मैं अगला टॉपिक आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन शुरू करने वाला हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप मस्त रहिए मेरे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।